चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनॉरिटी पावर्स एंड मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। अब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इस दुख को समझते हैं। और इस चैप्टर में बेटा एक और चीज हम पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये तो 10 to 15 मिनट्स का कंसेप्ट है। फिर इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में जनरली बात किसकी सुनी जाती है, माइनॉरिटी की या मेजॉरिटी की? मेजॉरिटी की। माइनॉरिटी की किधर सुनी जाती है? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो पनीत बोल रहा है अमित से छुट्टी कल दे दो ना, दूंगा मैं। सारे बच्चों ने बोला तो दे सकता हूं, दे सकता हूं, ठीक है, दे सकता हूं। क्लियर? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है बेटा, इंडिया में ज्यादा चलती किसकी है? मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी की नहीं सुनी जाती, ठीक है। ऐसा ही बेटा सेम यही प्रिंसिपल हमारे कंपनी लॉ का भी है। मुझे बताओ, कंपनी लॉ में जनरल मीटिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जनरल मीटिंग चैप्टर में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, या तो बाय वे ऑफ ओआर या तो बाय वे ऑफ एसआर। ओआर का मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में है, और एसआर का मतलब 75% से ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में है। या तो ओआर होगा या तो एसआर होगा, यही हमारा तरीका है कंपनी लॉ में भी। लेकिन आप मुझे बताओ, ओआर पास हुआ तो 50% ने हाँ बोला, बाकी के 50% 49% ने ना बोला, 51 ने हाँ बोला, 49 ने ना बोला, 50 से ज्यादा ने हाँ बोला और बाकी सब ने ना बोला। मुझे बताओ, हाँ वालों की बात मानी गई, इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ राइट किसका? जिन्होंने ना बोला। अच्छा 75 में बात करो तो 3/4 ने हाँ बोला, 25 ने तो ना बोला ना भाई, उनका राइट तो अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं भी क्लास में मेजॉरिटी की बातें सुन रहा हूं, तो माइनॉरिटी को तो बुरा लगेगा ना कि सर फीस तो हमने भी पे की है, आप हमारी तो सुन नहीं रहे हो। किसकी सुन रहे हो? मेजॉरिटी की सुन रहे हो। तो बेटा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं, जब भी हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, हम सुनते किसकी है बेटा? मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। यही सेम फिलॉसफी, यही सेम फीचर एक बेटा केस हुआ था फॉस वर्सेस हार्बोटल का। किसमें? फॉस वर्सेस हार्बोटल का। उसमें यही जजमेंट दिया गया था कि सुन्नी किसकी है? मेजॉरिटी की। सुन्नी किसकी है? मेजॉरिटी की। माइनॉरिटी की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये केस एज इट इज आपको एग्जाम में पूछ लेता, बेटा बताओ फटाफट फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में हुआ क्या था। ठीक है, पूरी कहानी बेटा मैंने वहां पे लिख रखी है, फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में क्या हुआ था। चलिए, आपसे किसी ने पूछा कि मेजॉरिटी रूल्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स का केस स्टडी कौन सा है, तो क्या बोलोगे? फॉस वर्सेस हार्बोटल। ठीक है, चलिए केस में क्या हुआ था, एकदम ईमानदारी से मैंने फैक्ट वगैरह सब सेम लिखे हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पहला, दो शेयर होल्डर ने डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस फाइल किया। ठीक है, रीजन क्या बोला? दो रीजन लगाए, दो एलिगेशन लगाया। पहला एलिगेशन क्या लगा रहे हैं, एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ देखिए, सबसे पहले बेटा क्या हुआ था, दो शेयर होल्डर ने केस फाइल किया, किसके अगेंस्ट? डायरेक्टर के अगेंस्ट। एलिगेशन क्या लगाया कि डायरेक्टर जो है वो फ्रॉडुलेंट और इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एलिगेशन क्या लगाया कि डायरेक्टर जो है वो मिस अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के फंड को। जब ये एलिगेशन लगाया तो देखो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने इस केस को क्या कर दिया बेटा? डिसमिस कर दिया। जब हमने डिसमिस का रीजन पूछा तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर प्लेंटिफ नहीं था कंपनी का। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? जिसने केस फाइल किया है। कितने प्लेंटिफ थे? ओनली दो। तो बोला प्रॉपर प्लेंटिफ नहीं था, इसलिए हमने केस को क्या किया? डिसमिस। दूसरा रीजन देखो क्या लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, कोर्ट ने अगर केस को डिसमिस किया और ये बोला कि प्रॉपर प्लेंटिफ नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा रूल लगाया उन्होंने? मेजॉरिटी रूल्स लगाया। कौन सा रूल लगाया? मेजॉरिटी रूल्स लगाया। समझ में आया नहीं आया? तो देखो फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में कौन सा रूल लगाया गया? मेजॉरिटी का। क्या माइनॉरिटी की बात सुनी गई? नहीं। लेकिन नीचे देखो बेटा, प्रिंसिपल एमर्ज्ड फ्रॉम फॉस एंड हार्बोटल। फॉस एंड हार्बोटल से क्या सिद्धांत लागू हो गया कंपनी एक्ट में? तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन sue इट्स ओन नेम। दूसरा, company is regulated like a democracy. The affairs of the company are conducted by majority of members. तीसरा, the resolution passed by the majority of members
इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी कंसिक्वेंटली ऑन द माइनॉरिटी, यानी जो भी मेजॉरिटी डिसीजन लेंगे वो किसके ऊपर लग जाएगा, माइनॉरिटी। तो फॉस वर्सेस हार्बोटल के 3 प्रिंसिपल आए। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोला कि कंपनी डेमोक्रेसी की तरह काम करे, मतलब किसकी सुनी जाएगी, मेजॉरिटी की, और जो भी मेजॉरिटी डिसीजन लेगा वो किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, माइनॉरिटी के ऊपर। ये जजमेंट कहां से आया, फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस से आया। लेकिन बाद में बेटा इसके एक्सेप्शंस आए। बाद में क्या है, इसके एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अभी तक हम किसकी सुन रहे थे, मेजॉरिटी की, अब किसकी सुनेंगे, माइनॉरिटी की। ठीक है, तो एग्जाम में यही एक्सेप्शन आपको पूछता है कि बताओ फॉस वर्सेस हार्बोटल के कितने एक्सेप्शंस हैं, समझा। चलिए पहला एक्सेप्शन देखो फॉस वर्सेस हार्बोटल का क्या है बेटा, अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट। अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट, अगर आप कोई अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो या इलीगल काम कर रहे हो और माइनॉरिटी इस चीज को अपोज कर रहा है तो हम किसकी सुनेंगे, माइनॉरिटी की। लेकिन माइनॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है बेटा, फ्रॉड हो रहा है, तो किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। नेक्स्ट, रॉन्ग डोर्स इन द कंट्रोल, मतलब क्या, कंपनी को कंट्रोल करने वाले, कंपनी को मैनेज करने वाले इंसान गलत है, गलत हाथों में हमने कंपनी को दे दिया है। ठीक है, तो किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी। फिड्यूसरी का मतलब बताया था, फिड्यूसरी लिख लो, पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, भरोसा है कि आप जो भी करोगे वो सही करोगे, आपने उस भरोसे को तोड़ा। इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ मेंबर्स, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ मेंबर्स, इसमें भी किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। बताओ जल्दी से 5 बातें बताओ, कहां कहां पे माइनॉरिटी की सुनी जाएगी, अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट में माइनॉरिटी की सुनी जाएगी। देन फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी की सुनी जाएगी। तीसरा, रॉन्ग डोर्स इन द कंट्रोल, यानी गलत इंसानों के हाथ में हमने कंपनी दे दी है तो माइनॉरिटी की सुनी जाएगी। चौथा, ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी, तो किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। और पांचवा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। करेक्ट है, 5 केसेस में किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की। अब मैं आपको केस स्टडी दूंगा और आपको मुझे बताना है कि माइनॉरिटी की सुननी है या मेजॉरिटी की सुननी है। ठीक है, चलिए आपके नोट्स में लिखा हुआ है। पहला केस लो देखो, हॉपर्स का है, हॉपर्स टेलीग्राफ वर्क लिमिटेड। ध्यान से देखो, केस का फैक्ट क्या था, एक कंपनी बेटा ए था और एक कंपनी बी था, दोनों का क्या हो रहा था, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कब होता है, जब झगड़े होंगे, बिना झगड़े का कॉम्प्रोमाइज होगा क्या, नहीं। तो ए और बी कंपनी का क्या हो रहा था बेटा, कॉम्प्रोमाइज। आगे क्या लिखा है, द कॉम्प्रोमाइज वॉज डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ए बट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बी, यानी कंपनी ए के लिए वो गलत था लेकिन कंपनी बी के लिए वो फायदेमंद था। कंपनी ए के लिए वो गलत था लेकिन कंपनी बी के लिए क्या था बेटा, वो फायदेमंद था। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी ए वर आल्सो द कंपनी बी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 2 कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, मान लो ये लोग जो हैं ये कंपनी ए के मेंबर्स हैं, ठीक है, और यही लोग कंपनी बी के ही मेंबर्स थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, तो हो क्या रहा था कि ये मेंबर यहां भी है, यानी इसका मेंबर कम है और इसका मेंबर ज्यादा है, और ये लोग इस कंपनी की हकीकत जानते हैं, ये लोग इस कंपनी की हकीकत जानते हैं, तो ये लोग डिसीजन दे रहे हैं। तो मुझे बताओ इसका तो राइट इफेक्ट हो रहा ना, क्योंकि 2 जगह पे एक ही इंसान वोट दे रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो एनसीएलटी ने क्या बोला बेटा, ये किसका, यहां पे कौन सा रूल लगेगा, माइनॉरिटी की रूल लगेगी, ना कि मेजॉरिटी की। याद रहेगा। चलिए दूसरा केस देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है, ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश का केस है बेटा। क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ 98% विशेस टू बाय द शेयर्स हेल्ड बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब 98% शेयर होल्डर चाहते थे कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर 2% है ना, उसका शेयर्स हम क्या कर ले, बाय कर ले। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा शेयर्स हमारे पास ही रहेगा।
थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू ग्रैब द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर पासेज अ रेजोल्यूशन altering the article so as to enable 9/10 of the shares by the shares of any other shareholder। यानी उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल में बदलाव कर दिया और आर्टिकल में एक पॉइंट क्या लिख दिया कि कंपनी के 9/10 शेयर होल्डर जो है बाकी के शेयर होल्डर का शेयर्स ले सकते हैं। मुझे बताओ जानबूझ के कर रहे हो ना, जब उन्होंने मना कर दिया तभी तुमने आर्टिकल को ऑल्टर किया ना, इसका मतलब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, फ्रॉड का इंटेंशन है ना। इट मींस किसकी सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की, ना कि मेजॉरिटी की। आ रही है बातें समझ में। तीसरा केस देखो, डेनियल वर्सेस डेनियल का है, ये तो बहुत ही जोरदार केस है। एक कंपनी में बेटा हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंबर, और दोनों के दोनों डायरेक्टर भी, मेंबर भी और डायरेक्टर भी। आगे देखो क्या लिखा, द हस्बैंड एंड वाइफ वर द ओनली द टू डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, दे हेल्ड मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, द लैंड ऑफ द कंपनी वॉज सोल्ड टू वन ऑफ द डायरेक्टर एट ए ग्रॉस अंडर वैल्यूड। मुझे बताओ, कंपनी के एक लैंड को डायरेक्टर को बेचा गया, डायरेक्टर कौन, हस्बैंड और वाइफ, और लैंड भी किसको बेचा जा रहा है, किसी एक डायरेक्टर को, वो भी कैसे, मार्केट वैल्यू से बहुत ही ज्यादा कम। इससे क्या हो रहा है बेटा, शेयर होल्डर का नुकसान होगा नहीं होगा, कि तुम अपने ही डायरेक्टर को क्या दे रहे हो, लैंड, और डायरेक्टर बेच किसको भी रहा है, अपने ही कंपनी के डायरेक्टर को, और किस प्राइस पे, मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम। तो राइट किसका अफेक्ट हो रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का। यहाँ पे भी किसकी बात सुनी जाएगी बेटा, माइनॉरिटी की। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का, कोई डाउट। चलो, तो हमने क्या पढ़ा, जनरल रूल क्या है, किसकी सुनी जाती है, मेजॉरिटी की। लेकिन फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस ने क्या बोला, किसकी सुनी जाएगी, मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी की। लेकिन बाद में उसके क्या है, एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन, 5। फटाफट नाम बताओ, इलीगल एक्ट, फ्रॉडुलेंट और रॉन्ग कंट्रोल, रॉन्ग पर्सन के हैंड में कंट्रोल है, और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, और ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी। एक और रह गया, हो गया, फ्रॉड ऑन अल्ट्रा वायरस बेटा, अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट। समझ में आ गया, कोई डाउट। हाँ, वो नहीं बोला था बेटा, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, कंपनीज एक्ट में मैंने कुछ सेक्शंस के लिस्ट बना के आपको दे दिए, इन सेक्शन में माइनॉरिटी की सुनी जाती है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहा हूं, मेंबरशिप चैप्टर में बताओ, क्या मेंबरशिप चैप्टर में हमने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था जहां पे माइनॉरिटी की सुनी जा रही थी, नहीं पढ़ा था ना, मेंबरशिप चैप्टर में नहीं पढ़ा था ना। ओ नलाइक को याद करो, हमने क्या बोला था, मेंबर के राइट को चेंज करना है तो उनके एग्रीमेंट को देखो, फिर आर्टिकल को देखो, और अगर आर्टिकल में ना लिखा हुआ है तो पहले उसको चेंज करो, और मेंबर के एग्रीमेंट में ना नहीं होना चाहिए, और 3/4 मेंबर से पूछ लो, याद आ रहा। बाकी के जो 25% मेंबर है, अगर उनके पास 10% की होल्डिंग होगी तो वो राइट को रोक सकते हैं, याद आ रहा। हाँ बेटा, टोचन देने पे तो याद आता ही है। आ जाओ, यहाँ पे देखो सेक्शंस मैंने लिस्ट बना दिए हैं। सबसे पहला सेक्शन वही लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में क्या लिखा हुआ था कि भैया अगर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनके पास 10% की होल्डिंग हुई तो वो चाहे तो राइट को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद 235 है बेटा, बस सेक्शंस के नाम लर्न कर लो, एग्जाम में सीधा रट के आ जा, लिख के आ जाना, एग्जाम में सीधा रट्टा मार के लिख देना, क्योंकि इन सारे सेक्शंस को आपने नहीं पढ़ा है, ये सारे सेक्शंस फाइनल के हैं, सिर्फ एक ही सेक्शन बेटा 48 आपका है। अच्छा एक बात बताओ, हमें अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बताओ, क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर को राइट दिया गया मीटिंग बुलाने का? नहीं ना, निकम्मो शर्म करो। सेक्शन नंबर 100 क्या था भाई? कॉलिंग ऑफ ईजीएम ऑन रिक्वेस्ट। कंपनी को कुछ लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जिनके पास 10% की होल्डिंग होगी रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर कंपनी मीटिंग बुलाएगी 45 डेज में, और कंपनी नहीं बुला पाई तो वो लोग खुद बुला लेंगे। नालायक, याद आ रहा कुछ? एक और सेक्शन हमने बता, पहले जनरल मीटिंग में सेक्शन कहां तक पढ़ा था? 105 बस 109 तक पढ़ा है बेटा, लास्ट क्लास में आप थे नहीं, मैंने कल रात को ही लेक्चर दिया। 109 तक हमने पढ़ लिया था, याद आ रहा? पोल की डिमांड कुछ लोग मिलके कर सकते हैं,
अब मुझे लग रहा है पता है कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे बेटा एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन बोलना और चीटिंग करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बस एक दिन के लिए सरदार जी बन के जाना, पगड़ी पहन के और अंदर ब्लूटूथ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करना, फिर बेटा आंसर्स बताऊंगा कैसे लिखने आंसर। नलायक। अच्छा मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे फेल हो जाए, मतलब पास हो गए तभी तो फाइनल में आओगे, तभी तो फीस मिलेगी। नालायक। क्या बोल रहे हो? क्या? चलो यहां तक समझ में आ गया? क्या पढ़ लिया बेटा हमने? मेजॉरिटी रूल्स, या ऐसा पढ़ा मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा दो वर्ड बहुत ही सिंपल और इजी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चलिए सबसे पहले आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट। ये डॉक्टर वाली ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, ये डॉक्टर वाली ऑपरेशन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जल्दी बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या? पढ़ लो, नीचे पढ़ लो। बेटा जस्ट उसके नीचे है। क्या 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 बोलो बोलो। आगे बहुत सिंपल वर्ड में। अब एक मैजिक बताऊं, हमारे कंपनी लॉ में एक चैप्टर, एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। हमने लॉ मेकर से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है आई हैव नो आइडिया। कंपनी लॉ में ये टॉपिक तो जरूर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज ऑपरेशन एंड व्हाट इज मिसमैनेजमेंट, ये टॉपिक पढ़ लो, लेकिन हम उससे पूछ रहे हैं कि भैया बता दे ऑपरेशन का मतलब क्या, मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या। तो देखो कैसे बोल रहे हैं, जो ऑपरेशन नहीं है वो मिसमैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट नहीं है वो ऑपरेशन है। क्या मीनिंग क्या बताए लो? वो तो आईसीएसआई वालों को भी नहीं पता। कैसे डेफिनेशंस बता रहे, देख रहे हो किस टाइप के डेफिनेशंस बता रहे हैं, क्या बोल रहे हो। कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो, कंपनी मीन्स अ कंपनी। ऑपरेशन में क्या लिख रहे हो मुझे पता नहीं। इसके बाद अगली क्लास में बेटा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। ताज्जुब की बात यह है कि कंपनी लॉ में दोनों की डेफिनेशन ही नहीं है, बस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, पढ़ लो। बस ये डेफिनेशन नहीं पता, हमें डेफिनेशन कहाँ से निकालना पड़ेगा, डिक्शनरी मीनिंग से। अब ध्यान से, ऑपरेशन का मतलब क्या और मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या, सुनो। ऑपरेशन मेजॉरिटी की वजह से माइनॉरिटी का राइट इफेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। मेजॉरिटी की वजह से माइनॉरिटी का राइट इफेक्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड ऑपरेशन। समझ में आ गया। मिसमैनेजमेंट, गलत तरीके से कंपनी चलाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। याद रहेगा क्या बोला मैंने, मेजॉरिटी की वजह से माइनॉरिटी का राइट इफेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। और गलत तरीके से कंपनी चलाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। याद रहेगा पक्का। चलो अब आप मुझे सोच के बताना कि ये ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, मिसमैनेजमेंट ना, ऑपरेशन ना। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था, मिसमैनेजमेंट है ना, पक्का। कुछ नहीं है, नालायक है। क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होगा, जब बचेगा तब। चलो अब दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, ये ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है? क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। चलो 90% शेयर होल्डर के कहने पे कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हुआ और 10% शेयर होल्डर से पूछा भी नहीं गया, ऑपरेशन। लेकिन हाँ 10% शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा राइट दिया गया कि अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो आप अपने शेयर्स को बेच के जा सकते हैं। क्या मिसमैनेजमेंट है? राइट तो दिया ना तुम्हें, तुम्हारी सुनी ना, तुम्हें एक्स्ट्रा राइट दिए, तुम्हें भी पसंद नहीं आ रहा तो मुझे बताओ अब तुम्हारे ना पसंद पे मैं कैसे इंटरफेयर करूं। कंपनी तो हमें रन करनी है ना, तुम 10% को नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, लीव।
आ रही ये बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मीनिंग समझा? ठीक है। अब देखो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जब लॉ में डिफाइन नहीं था तो हमें क्या करना पड़ा, बहुत सारे केस स्टडी को रेफर करना पड़ा और फिर पता चला कि क्या ऑपरेशन होता है, क्या मिसमैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो देखो पहला केस स्टडी मैंने क्या लिखा है, माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट हाउएवर आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन। माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, गलती से कभी मिस्टेक होगी तो क्या ऑपरेशन है ये, लेकिन ये गलती तुम बार बार कर रहे हो, अब ऑपरेशन है। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अनफेयर अब्यूज ऑफ पावर। अगर तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मिसमैनेजमेंट है। आगे, अ मेंबर कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन हिज कैपेसिटी। मेंबर अपनी कैपेसिटी में कंप्लेन कर सकता है ऑपरेशन का, ना कि डायरेक्टर की कैपेसिटी में, मैनेजर की कैपेसिटी में। समझा? नेक्स्ट, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन कर सकते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का? बोला यस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन कर सकते हैं। किस चीज का? ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब आ रहे हैं सर, कंप्लेन करना कैसे है, कंप्लेन करना कैसे है, किस चीज का? ऑपरेशन का और मिसमैनेजमेंट का। सबसे लास्ट पेज पे आ जाओ। सबसे पहले ये पढ़ो, कितने लोग कंप्लेन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 244 दिख रहा? कितने लोग कंप्लेन कर सकते हैं? तो देखो, अगर कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो या तो 100 मेंबर्स या फिर 10%, या तो 100 मेंबर या फिर 10%, या तो 100 मेंबर या फिर 10%, विच एवर इज लेस, उतने लोग कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर वो भी मेंबर जिसके पास 10% तक का कैपिटल है। देखो दो बातें मैंने बोली, मान लो कंपनी के टोटल शेयर होल्डर 5000, तो 5000 का 10% कितना आया? 500, और इसको किससे कंपेयर करोगे? 100 से, विच एवर इज लेस। यानी 100 मेंबर्स क्या कर सकते हैं? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। या फिर कोई सिंगल बंदा है बेटा, सिंगल बंदा है, उसने अकेले ही कंपनी की 10% की होल्डिंग ले रखी है, तो वो अकेला कंप्लेन कर सकता है। ऐसा कब होगा? जब कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल होगा। और अगर कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल है तो जितने भी मेंबर्स है, मान लो 5000 मेंबर है, उसका सीधा 5%, सीधा कितना बेटा? 1/5। याद रहेगा? पक्का? कोई डाउट? आगे समझ में? तो हमने क्या बोला, ऑपरेशन का मतलब क्या है, मिसमैनेजमेंट का मतलब समझा। कितने लोग कंप्लेन कर सकते हैं? सिंपल बताओ, हैविंग ए शेयर कैपिटल होगा तो 1/10 और 100 विच एवर इज लेस, या फिर एक ऐसा बंदा जिसके पास अकेले 10% की होल्डिंग है, या फिर 4-5 लोग मिला के भी 10% की होल्डिंग है, तुम कंप्लेन कर सकते हो। अब सर कंप्लेन करना किसको है, कैसे करना है, वो प्रोसीजर आ जाओ पहले जहां पे हम थे उस पेज पे आ जाओ। पेज नंबर 295, 294 से बेटा शुरू हो रहा है, सेक्शन 241 से। अब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं, आप घर पे जाके एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है? याद हो जाएगा बेटा। पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो। हमने एनसीएलटी को अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है बेटा? एनसीएलटी को। कौन से फॉर्म में? एनसीएलटी 1 में। कितने लोग अप्लाई करेंगे? वही 100 या 10%, विच एवर इज लेस। अप्लाई कर दिया एनसीएलटी 1 में। अब मुझे बताओ, क्या तुमने एनसीएलटी 1 में अप्लाई कर दिया कि सर हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, हमारे साथ मिसमैनेजमेंट हो, क्या एनसीएलटी मान लेगा? नहीं, तुम्हें उसके साथ क्या भेजना पड़ेगा? प्रूफ भेज दिया। अब तुम्हारे प्रूफ की वो रीडिंग करेगा कौन? एनसीएलटी। और उनको ऐसा लगेगा कि यस राइट अफेक्ट हो रहा है, तो वो ऑर्डर किसका देगा? ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट का। लेकिन ऑर्डर देगा तो उसके साथ क्या इशू करेगा? गाइडेंस, कि बेटा इस तरीके से कंपनी को रन करो, या इस तरीके से मेंबर्स की बातों को सुनो, या उनकी बातों को रिजॉल्व करो। वही देगा ना? तो देखो मैंने क्या बोला, एनसीएलटी 1 में अप्लाई करो, उसके साथ प्रूफ। अब प्रूफ पे उनको लग रहा है कि यस उनके साथ गलत हो रहा है कुछ भी, जैसे उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, या उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, या उनका वोटिंग राइट अफेक्ट किया जा रहा है, या डिफरेंशियल राइट पे शेयर्स इशू किया जिससे उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, ये सारी बातें अगर उनको लगती है कि ठीक है तो ठीक है, हमने आपको ऑर्डर दिया। लेकिन ध्यान से, एनसीएलटी का ऑर्डर तब तक इफेक्टिव नहीं माना जाएगा जब उस ऑर्डर की कॉपी को आप आरओसी को ना भेज दो। तो ऑर्डर की कॉपी किसको भेजनी है? आरओसी को भेजनी है। ऑर्डर की कॉपी किसको भेजनी है बेटा? आरओसी को भेजनी है। अब आरओसी क्या करेगा? उस ऑर्डर की कॉपी को रजिस्टर करेगा।
करेक्ट है, तभी एनसीएलटी का ऑर्डर क्या माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। तो देखो एनसीएलटी 1 में आपने अप्लाई किया। अब अगर मान लो आपने जब अप्लाई किया तो आपको ऐसा लगा कि यस हमारा राइट इफेक्ट हो रहा है, बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती कर दी अप्लाई करके, क्यों पंगे लिए मैंने, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत एप्लीकेशन गया है, तो क्या मैं अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकता हूं? बोला यस। किस में विथड्रॉ करोगे? एनसीएलटी 9 में। किस में विथड्रॉ करोगे? एनसीएलटी 9 में। तो देखो एनसीएलटी 1 में आपने अप्लाई किया, एनसीएलटी 9 में आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप जो एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको कुछ प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उस प्रूफ को देखने के बाद अगर एनसीएलटी को लगता है कि यस आपका राइट इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या देगा, ऑर्डर देगा। किस टाइप के ऑर्डर देगा? तो देखो पेज नंबर 296 पे बेटा सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 है, उसमें कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए, ए से लेके टोटल एम तक का ऑर्डर है बेटा। ए से लेके एम तक का क्या है, ऑर्डर है। कुछ ऑर्डर्स मैं बता देता हूं, उन ऑर्डर्स को याद कर लेना, ठीक है। ये ऑर्डर आपको आएगा किसकी तरफ से, एनसीएलटी की तरफ से। क्या ऑर्डर लिखा हुआ? पहला क्या बोलेगा कि बेटा कंपनी का रेगुलेशन जो है सही करो, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को सही करो। दूसरा ऑर्डर, परचेज ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय द अदर मेंबर देयर ऑफ बाय द कंपनी। क्या बोलेगा? ठीक है, जिन मेंबर्स का राइट इफेक्ट हो रहा है उन मेंबर को ज्यादा पैसा दो और उनके शेयर्स को खरीदो, ठीक है। तीसरा क्या बोलेगा कि परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज अफोरसेड द कंसीक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब शेयर्स खरीदोगे तो इससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, तो कंपनी के कैपिटल को क्या करो, रिड्यूस करो। फिर क्या लिखा है, द टर्मिनेशन सेटिसाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर आपका कोई एग्रीमेंट है जिसका में कुछ राइट इफेक्ट हो रहा है तो उस एग्रीमेंट को मॉडिफाई करो, टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करो। फिर क्या लिखा हुआ है, अगर आपके कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्या करो, सेटिसाइड करो, आपस में रिजॉल्व करो। मैनेजिंग डायरेक्टर की वजह से अगर ये हालत हुई है कंपनी की तो उस मैनेजिंग डायरेक्टर को बाहर निकालो, डायरेक्टर को बाहर निकालो, उसके जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, ठीक है। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की वजह से कोई नुकसान हुआ तो रिकवरी करो। ये सारा ऑर्डर कौन देगा आपको, एनसीएलटी। ये सारा ऑर्डर कौन देगा बेटा आपको, एनसीएलटी। अब इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो एनसीएलटी आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगा देगा। आ रही है बातें समझ में? और आप जब भी चाहे अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हो, बोल सकते हो एनसीएलटी को कि सर हम ये बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, हमने गलत तरीके से एप्लीकेशन लगा दी थी। तो आप एनसीएलटी के पास रिक्वेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में याद क्या रखना है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होता कौन है, कौन अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद एनसीएलटी उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेगा और बाद में क्या ऑर्डर देगा, और उस ऑर्डर की कॉपी को किसको फाइल कर देनी है, आरओसी को। जब तक आप आरओसी को ऑर्डर की कॉपी फाइल नहीं करेंगे तब तक एनसीएलटी का ऑर्डर बेटा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, ठीक है। ज्यादातर इसमें केस स्टडी आता है, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है। याद रहेगा? तो इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस, उसका एक्सेप्शन, ठीक है, और फिर कंपनी लॉ में कहां पे कौन से मैटर है जहां पे माइनॉरिटी रूल्स लगता है। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, उसके केस, एंड हाउ टू ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस हम फाइल करेंगे किसके पास, एनसीएलटी के पास। बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। यही दोनों चैप्टर्स बेटा आपके फाइनल में भी अगेन आएगा, आपको मिलेगा, वहां पे बहुत डिटेल में है, समझा। अगली क्लास में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला जिसका नाम है बेटा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट।